फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसा कि हमें पता है कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि जब कभी मैग्नेटिक फील्ड हो, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम चार्जेस को मूव करवाएं, चार्जेस को थ्रो करवाएं, तो तब उन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती है। उस फोर्स का फार्मूला F इज़ इक्वल टू क्यू और इनटू V क्रॉस बी है। अगर हम किसी भी चार्ज को जिसके ऊपर चार्ज Q हो उसको V वेलोसिटी से इन मैग्नेटिक फील्ड उसको थ्रो करते हैं, तो तब उसके ऊपर एक फोर्स लगती है और वो बिल्कुल सीधा जाने के बजाय चार्ज इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। अगर यही चार्ज पार्टिकल किसी कंडक्टर के अंदर मौजूद हों, मतलब ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल फ्री हैंड मूव करने की बजाय किसी कंडक्टर के अंदर हो, किसी वायर के अंदर हो, जब ये उनके अंदर से कंडक्टर के अंदर से चार्जेस मूव करेंगे और ये वाला कंडक्टर इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पड़ा हो, तो तब उसके ऊपर फोर्स लगती है। कंडक्टर के ऊपर बेसिकली चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी और चार्ज चूँकि कंडक्टर के अंदर मौजूद है और वो फोर्स बेसिकली हम कहेंगे, ओवरऑल हम कहेंगे कि वो चार्जेस के ऊपर लगने की वजह से वो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी। और अगर करंट कैरी कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड पड़ा हो तो तब उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है और वो कंडक्टर दाएं बाएं मूव करता है। उसका फार्मूला F इज़ इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी है, ये इसका फार्मूला है। मतलब चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है उसका फार्मूला Q इंटू वी क्रॉस बी है, और जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है वो सारे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो वाली कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है, और उस फोर्स का फार्मूला F इज़ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी इसका फार्मूला है। तो यही आज हमारा टॉपिक है कि एक कंडक्टर है, उसके अंदर से करंट पास कर रहा है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो इसको हम फिर इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ सकते हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा जी, यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे ये दो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक पहली चीज़ जो है, determine the direction in which a current carrying wire experiences a force in a external magnetic field। सबसे पहली बात, जब कभी कोई करंट कैरी कंडक्टर हो उसके राउंड, उसके अंदर से चार्ज पास करने से जो उसके राउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच अ करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। चूँकि फोर्स जो लगेगी कंडक्टर के ऊपर वो ड्यू टू आ मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक्सटर्नल है और एक कंडक्टर के अंदर से चार्ज मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये दोनों मैग्नेटिक एक दूसरे के साथ उनकी इंटरेक्शन होती है, उसकी वजह से उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है। तो हमें सबसे पहले जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया उसका तो हमें पता होगा, जो हमने किसी नॉर्थ एंड साउथ पोल से प्रोवाइड किया होगा या किसी हमने अदर सोर्स से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया होगा, उसकी डायरेक्शन का तो हमें पता होगा। और जो कंडक्टर के अंदर से करंट पास होने से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आज हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। पहले हमने इसके बारे में पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब कभी करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो तब उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो क्या है, उसके बारे में हम बाद में फिर जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है। इन दोनों पॉइंट को डिस्कस करने से पहले, मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मैंने बताया कि जो चार्ज मूव करते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उनके ऊपर लगती है फोर्स। इफ़ दीज मूविंग चार्ज आर इन वायर, अगर यही मूविंग चार्ज वायर के अंदर हो या किसी कंडक्टर के अंदर हो, दैट इज़ इफ़ द वायर इज़ कैरिंग इन अ करंट, और साथ वो जो वायर है वो उसके अंदर से करंट पास हो रहा हो। करंट पास होने से मुराद क्या है कि उसके अंदर चार्जेस पास हो रहे हैं। द वायर शुड आल्सो एक्सपीरियंस फोर्स, तो तब वो वायर जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगी। होवेवर बिफोर वी डिस्कस द force exerted on a carrying by a magnetic field, we first examine the magnetic field generated by a electric current। बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ना है कि उसके ऊपर जो फोर्स लगी उसका फार्मूला ड्राइव करना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना पड़ेगा, उस वायर के अंदर जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमें यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा। वी आर स्टडिंग टू सेपरेट फैक्ट हियर दैट आर क्लोजली। यहाँ पे दो हमने इफेक्ट पढ़े हैं। एक सबसे पहला यहाँ पे इफेक्ट जो है वो है करंट कैरिंग वायर जनरेटेड अ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, एक तो एक इसके बारे में पढ़ना है, एंड दूसरा क्या पढ़ना है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर।
और दूसरा जो है वो मैग्नेटिक फोर्स जो उसके ऊपर लगती है, इसके बारे में हमने यहाँ पे स्टडी करना है। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है उसको ले लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसके बारे में हमने देखना है। ये एक सबसे पहले किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट पास होने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, ये ओरस्टेड एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले फर्स्ट टाइम मेंशन किया। और इसने किस तरह से ये मेंशन किया, इसने एक कंपास निडल एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसको बिल्कुल वर्टिकली इसने रखा, उसके अंदर से करंट पास करवाया। करंट के पास होने से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर पाथ में जनरेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके अराउंड यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड जो है वो करंट पास कर रहा है। करंट की डायरेक्शन थंब इंडिकेट कर रहा है, ये कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है और जो बाहर की तरफ हो रहा है उसको डार्ट से शो करते हैं, यू नो दैट। और इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड इन साइड जा रहा है, इस वजह से इसको क्रॉस से शो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इनवर्ड है और यहाँ से आउटवर्ड है, तो मतलब इस वायर के अराउंड ये सर्कुलर पाथ में करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको यहाँ सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको यहाँ पे इस तरह से शो कर सकते हैं। ये डायरेक्शन हमें किस तरह से पता चली, मतलब ये जो हमने कंसेप्ट लिया कि अगर हम इसको ऐसे वाउंड करें, हम मैग्नेटिक फील्ड को तो देख नहीं सकते, तो कैसे हमें पता चला कि इस सॉरी इस कि कैसे हमें पता चला कि ये जो वायर है इसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर है। तो ये देखने के लिए ये ओरस्टेड जो था, इसने कंपास नीडल इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड कंपास नीडल रखी। उस नीडल का काम क्या है कि उस नीडल की डायरेक्शन उस तरफ हो जाती है जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे कंपास नीडल रखी, एक यहाँ पे रखी, एक यहाँ पे रखी और एक यहाँ पे रखी। तो ये नीडल देखी तो इस यहाँ पे डायरेक्शन नीडल की इस तरफ थी, यहाँ पे इस तरफ इसकी डायरेक्शन थी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कंपास नीडल रखी उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी, यहाँ पे जो नीडल रखी उसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, यहाँ पे जो नीडल रखी उसकी डायरेक्शन बिल्कुल इस तरह से हो गई, और यहाँ पे जो नीडल रखी इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो यहाँ पे अगर देखा गया कि स्ट्रेट वायर के अंदर से जो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो कंपास नीडल रखी उसकी डायरेक्शन इस तरह से है, तो अगर हम इनको इस तरह से मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। तो फिर ये सर्कल हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि एक वायर के अंदर से जो करंट पास हो रहा है उसके पास होने से इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये हमारे पास है कि और नेक्स्ट आगे ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि उस कंपास नीडल के जो एरो है उसको मिलाएं तो वो हमारे पास एक स्केच ड्रा होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि सर्कुलर फॉर्म में है शो इन फिगर। दूसरा जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे जनरेट होती है जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक फोर्स, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट हमने देख लिया है करंट कैरिंग वायर के अंदर से जो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं कि जब भी कोई फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर उसको हम देखने जा रहे हैं। ये हमारे पास जो है वो आपकी बुक से सारा डाटा लिया हुआ है। 8.2 इसका टॉपिक का नाम है, फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका जो पहले इंट्रोडक्शन था वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसका ओरिजिन क्या है, कैसे ये टॉपिक स्टार्ट होता है। तो वो जब भी पेपर में आता है तो वो भी आप साथ जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे अब हम फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि एक कंडक्टर को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसका फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं हम। यहाँ पे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ये लिखा हुआ, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन अ एलिमेंट डी आई। हमारे पास एक करंट कैरी कंडक्टर है, उसके अंदर से आई करंट पास कर रहा है, लेकिन उसकी लेंथ एल होने के साथ हमने उसका जो लेंथ है उसमें से स्मॉल सा सेगमेंट लेट किया, उस सेगमेंट के अंदर से जो करंट पास कर रहा है ये डी आई करंट पास कर रहा है। ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी फाउंड। तो उसके अंदर से जो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से जो स्मॉल सा करंट पास कर रहा है वो डी आई है। इफ़ डी आई इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ कंडक्टर, अगर हम यहाँ पे डी आई जो है वो एलिमेंट ऑफ अ कंडक्टर इसको कंसीडर करें with its sense taken in the direction of a current I, और ये डी आई चूँकि वो स्मॉल सा करंट है इसकी जो डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन होगी चूँकि ये दोनों सेम ही है। विच एज कैरीज द डी आई इज़ पैरेलल टू दैट वेलोसिटी, चूँकि वेलोसिटी बेसिकली
चार्जेस की वेलोसिटी को हम ले रहे हैं, तो जो यहाँ पे करंट की इस्तेमाल से डी आई की जो वेलोसिटी है वही जो है वो जो डी आई की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर चार्ज कैरी इन द कंडक्टर इफ़ देर आर एन चार्ज कैरियर। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि उस सेगमेंट के अंदर से डी आई सेगमेंट के अंदर से जो चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं वो एन मूव कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर, द फोर्स ऑन अ एलिमेंट डी आई इज़, तो तब उसके स्मॉल से सेगमेंट के ऊपर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी उसको डी एफ का हम नाम दे रहे हैं। डी एफ इज इक्वल टू एन उसके टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैं, ए उसका कंडक्टर का जिसके अंदर से करंट पास कर रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया है, डी आई उसका स्मॉल सेगमेंट का जो है वो स्मॉल सेगमेंट जो हमने लिया हुआ है वो है, क्यू यहाँ पे उसके अंदर मौजूद चार्जेस हैं, वी उसके अंदर मूव करने वाले चार्जेस की वेलोसिटी है, क्रॉस ये दिस वन इज अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज अ 8.6 इक्वेशन वेयर ए इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर एंड क्यू इज अ चार्ज पर यूनिट कैरियर। इफ सेवरल काइंड्स ऑफ अ चार्ज कैरियर आर इन्वॉल्व देन द समेशन मस्ट बी इंक्लूड इन इक्वेशन नंबर 8.6। यहाँ पे बहुत सारे किस्म के बहुत सारे यहाँ पे चार्जेस हैं जो कि मूव कर रहे हैं, लेकिन इनको समेशन की फॉर्म में हम जो है वो क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 8 में लिख रहे हैं। However, the final result of equation 8 is unchanged। इसको हम यहाँ पे इस इक्वेशन को यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, चूँकि हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें वेलोसिटी और डी आई के ऊपर हमने पढ़ा है कि डी आई इज़ पैरेलल टू द वेलोसिटी, और ये डी आई और वी दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। पैरेलल होने की वजह से वी को हम शुरू में ले लेंगे और ये जो डी आई है इसको हम यहाँ पे ले रहे हैं। मतलब ये जो डी आई हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन ये जो एरो हमने लगाए हुए हैं ये बेसिकली क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो वेलोसिटी को हम इसके मैग्नीट्यूड में ले जाएंगे और ये यहाँ से जो डी आई था ये बाहर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू भी यहाँ पे बाहर आ गया और जो एरिया है उसको हम यहाँ पे लिख, इस इक्वेशन को यहाँ पे हमने जो लिखा है क्यू एन वी ए, ये बेसिकली सारी टर्म अगर इसके हम यूनिट निकालें और इस सारी टर्म के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू शो कर, यहाँ से लेकर एन से लेकर ये ए तक जो वैल्यू ये सारी की सारी किसके इक्वल है, करंट के इक्वल है। तो यहाँ पे हम जो है वो इसके अंदर जो मौजूद टोटल करंट है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन फिर आ जाएगी कि इस सारी टर्म की जस्ट द करंट फॉर अ सिंगल species of a carrier, therefore the expression तो df is equal to I into di क्रॉस a। तो यहाँ b मतलब यहाँ पे ये जो सारी टर्म आ रही थी उसकी जगह पे हमने क्या लगा दी, I लगा दी। इज रिटन फ्रॉम द फोर्स ऑन अ इन्फिनिटिसिमल एलिमेंट ऑफ अ चार्ज कैरिंग कंडक्टर। ये जो इनफिनिटिसिमल का मतलब बेसिकली क्या है कि ये स्मॉल को, ये बेसिकली स्मॉल इसका मतलब है स्मॉल, तो ये एलिमेंट है तो मतलब ये स्मॉल एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो हमने डी आई स्मॉल से एलिमेंट उसका लिया था उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, अगर हम देखना चाहते हैं कि उस पूरे जो कंडक्टर है उसके ऊपर जो टोटल फोर्स है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर इंटीग्रेशन ले लेंगे। ये जो इंटीग्रेशन है सी यहाँ पे शो कर रहा है, ये एक क्लोज लूप के लिए है, चूंकि करंट एक क्लोज लूप के अंदर फ्लो करता है इस वजह से हमने यहाँ पे जो है क्लोज लूप ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे देखें एक करंट आई है उसका डेरिवेटिव पड़ा और डेरिवेटिव पड़ा है तो इंटीग्रेशन सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो अब यहाँ पे दो तरह से हम जो है वो इंटीग्रेशन इसकी ले सकते हैं। ये इंटीग्रेशन डिपेंड करती है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे वेरिएबल होगा तब ये आई की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, अगर ये बी यूनिफॉर्म होगा तब इसकी वैल्यू कुछ और होगी। हम देखते हैं नेक्स्ट आगे चल के। सो लॉन्ग एज बी डिपेंड अपॉन पोजीशन, बी बेसिकली पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ऑफ द पेज होता है या टूवर्ड द पेज होता है उसकी डायरेक्शन हम क्रॉस से शो करते हैं, और जो आउट ऑफ द पेज होता है या मतलब जो बाहर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है उसको हम डार्ट से शो करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से क्रॉस और डार्ट से शो करते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को देखें कि किसी ऐसे रीजन के अंदर या किसी ऐसे फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो तो तब यहाँ पे है सो लॉन्ग एज बी डिपेंड अपॉन पोजीशन। जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो
तब वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब किसी भी रीजन के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो वो वेरिएबल है, तो मतलब एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू कुछ और होगी, दूसरे पॉइंट पे उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो ये फिर क्या डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। द ओनली सिंप्लीफिकेशन दैट कैन बी मेड इन इक्वेशन 8.9 इज फॉर अ फैक्टर आई फ्रॉम अंडर द इंटीग्रल साइन। अगर हमारे पास जब कभी जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इज डिपेंड अपॉन पोजीशन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कभी वेरिएबल हो तो वो डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर। द ओनली सिंप्लीफिकेशन दैट कैन बी मेड, तो तब इसकी इंटीग्रेशन की जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं, इन इक्वेशन 8.9, ये जो 8.9 इक्वेशन है इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं, इज द टू फैक्टर आई फ्रॉम अंडर द इंटीग्रल साइन। तो तब जो हमारे पास ये जो करंट होगा, मतलब ये जो आई होगा ये अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अंडर द इंटीग्रेशन होगा, मतलब ये इस इंटीग्रेशन के इनसाइड रहेगा, इसके बाहर नहीं आएगा। इफ होवर बी इज यूनिफॉर्म, लेकिन अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है, देन इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, तो तब वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इस सारे रीजन के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा, लेट अस कंसीडर ये एक मैं रीजन यहाँ पे लटका रहा हूँ, तो इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह पे इसकी वैल्यू सेम है, तो फिर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वही इस पॉइंट पे होगा, वही इस पॉइंट पे होगा, वही इस पॉइंट पे होगा। तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन पे तो डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ हाउएवर बी इज़ यूनिफॉर्म, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन, तो तब वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देन इट टू कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द इंटीग्रल टू गिवन एज, तो तब हमारे पास ये जो आई है इस मैग्नेटिक फील्ड इस इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब बात बताने का मकसद है कि ये जो इक्वेशन नंबर 8.9 है, इस इक्वेशन में ये जो आई हमारे पास डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, आया कि ये मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करेगा कि ये करंट जो है इस इंटीग्रेशन के इनसाइड रहेगा या इसने बाहर आ जाना है। अगर तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगर ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है तो तब ये जो करंट है इसके इनसाइड रहेगा, अंडर द इंटीग्रल साइन, तो तब ये इंटीग्रल साइन के बिल्कुल मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये पोजीशन पे डिपेंड मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता तो तब ये इंटीग्रल साइन जो है वो इस इंटीग्रल साइन से ये करंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, यहाँ से इक्वेशन से करंट जो है वो बाहर आ गया। अब हमने यहाँ पे जो कंसीडर किया था कि उसकी वजह से ये हमारे पास जो है वो करंट क्या बाहर आ गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, द रिमेनिंग इंटीग्रल इज इजी टू एवेल्यूएट, ये जो रिमेनिंग इंटीग्रल है उसको हम इजीली एवेल्यूएट कर सकते हैं, सिंस इट इज़ द सम ऑफ द इन्फिनिटिसिमल वेक्टर फॉर्मिंग अ कंप्लीट सर्किट, इट मस्ट बी जीरो दोस्त। अच्छा, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म हो जाए, तब उसका जो फोर्स है उसको हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। उसकी डायरेक्टली हम यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ की बता सकते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग क्वांटिटी इज़ टू टार्क ऑन, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट यहाँ पे इस इंटीग्रेशन से बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने बताया हुआ कि ओवरऑल ये जो इक्वेशन नंबर पीछे हमारे पास इक्वेशन है 8.9, इसका डायरेक्टली आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है तो तब ये इंटीग्रेशन यहाँ पे ही रहेगा, अगर ये यहाँ पे रहता है तब इसका फिर हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, इसकी फिर हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अनदर इंटरेस्टिंग क्वांटिटीज टू टार्क, अच्छा हमने ये भी पढ़ा है जनरेटर के अंदर कि जब एक हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर या कनेक्टर की जगह पे हम वहाँ पे एक लूप को प्लेस कर देते हैं तो उसके अंदर से करंट पास होता है, तो वो बेसिकली उसकी एक साइड के ऊपर, ए बी साइड के ऊपर फोर्स ऊपर को लग रही है, तो नेक्स्ट जो उसके सामने वाली साइड होगी जो कि सी डी साइड होगी उसके ऊपर फोर्स नीचे को लगेगी, तो उसमें एक टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा।
तो यहाँ पे इन द केस ऑफ अगर हम कंडक्टिंग लूप ले रहे हैं, एक हमारे पास लूप है, तो तब उसका लूप का स्मॉल सा सेगमेंट अगर हम लेते हैं, स्मॉल सेगमेंट के ऊपर जो टार्क होगा ये भी स्मॉल सा जो है वो टार्क होगा, तो देन हमारे पास यहाँ पे जो उसका टार्क है उसका फार्मूला लिख सकते हैं आर क्रॉस, आपको पता है ये डी एफ की इक्वल है, अगर ये डी टा है तो यहाँ पे डी एफ आ जाएगा, ये उसका जो है वो फार्मूला आ जाता है। अगर हम यहाँ पे इस डी एफ की जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो डी एफ जो पीछे हमने कैलकुलेट किया उसकी अगर हम वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बेसिकली करंट आ रहा था, इसके साथ इसकी करंट की वैल्यू यहाँ पे थी आई इंटू डी आई क्रॉस बी, तो आई मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को आप शुरू में लिख लें या यहाँ पे लिख लें, जहाँ पर जी लिख सकते हैं, तो इस वजह से आई को यहाँ पे लिख रहे हैं। और आर क्रॉस ये आर इज़ अ बेसिकली पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू को आपको पता है, ये हमारे पास स्मॉल सा टार्क है। अगर आप कंप्लीट टार्क देखना चाहते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास वो आएगी जो कि क्लोज पाथ के लॉन्ग है, तो तब हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन में सी आ जाएगा, ये आई शुरू में आ जाएगा। इस वाले इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर हैं, दो क्रॉस प्रोडक्ट है, एक ये पोजीशन वेक्टर वाली है और एक ये यहाँ पे डी आई क्रॉस बी है। तो इसको डायरेक्टली दो क्रॉस प्रोडक्ट को हम सॉल्व नहीं कर सकते, पहले हमें इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये इन दोनों को प्रोडक्ट से हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ये भी वेक्टर है, तो फिर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी, तब हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा। इसका अगर हम आंसर लेते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर लेते हैं, हमें पता है कि जब भी दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हो रही हो तो उनकी विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट लेते हैं, पहले यहाँ पे आई लिखते हैं, फिर यहाँ पे जे आता है, फिर हमारे पास यहाँ पे के आता है। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर की आप जो है वो सारी टर्म लिखेंगे, फर्स्ट वेक्टर डी आई है और उसके बाद ये थर्ड रो में यहाँ पे सेकंड वेक्टर बी आ रहा है, उसकी यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। इनका जब इंटीग्रेशन ये जो डिटर्मिनेंट है इसको ओपन करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर वाला आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसको इक्वेशन 8.13 का हम नाम दे रहे हैं, ये रिजल्ट आ रहा है। तो इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं इस आर के साथ, तो यहाँ पे आप देखें ये तो हमने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर पीछे हमने लिखा है। अगर आप इस आंसर को इस आई के साथ लेते हैं, ये जो आर के साथ लेते हैं, आर बेसिकली पोजीशन वेक्टर है जिसकी वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के है, तो इसके आंसर के साथ फिर से इस तरह से जो है वो डिटर्मिनेंट लेके सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर यहाँ पे तो फिर हमें आई लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, के लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो फिर यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और ये जो पीछे हम कैलकुलेट करें उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। जब ये इसका आंसर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जैसे पिछली इक्वेशन में आप यहाँ पे देखें इसके साथ आई आया, जे आया और के आया, सिमिलरली जब इसका ओवरऑल हम रिजल्ट देखेंगे तो हमारे पास आई जे के की फॉर्म में इसकी तीनों टर्म्स आएंगी। आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इसको बाद में कंपेयर कर लिया हुआ है एक दूसरे से, आई का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे देखिए अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आई होता है, ये जो है वो इस वजह से एक्स है तो आई वाली वैल्यू सारी ये आ जाती है, जे वाली वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी और के वाली वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है इसका टार्क आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये आज का हमारा टॉपिक था। अब मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मुझे लगता है आपको यहाँ पे समझ नहीं आई होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरिएबल हो तब मैग्नेटिक फील्ड जो है हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा। अगर हर पॉइंट पे डिफरेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द पोजीशन, तब ये पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन पे डिपेंड करता है तो आई क्या रहेगा, इसके इनसाइड रहेगा। आई इंटीग्रेशन फिर अप्लाई इस आई के ऊपर भी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये बी जो है वो यूनिफॉर्म है, तब ये यूनिफॉर्म है तो तब ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। जब कभी मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट अपॉन द पोजीशन हो तब ये आई जो है वो कहाँ पे आ जाता है, शुरू में आ जाता है। जब ये शुरू में आ जाता है उसकी इक्वेशन हमने ये लिखी है। अब इस इक्वेशन को डायरेक्टली हम ज़ीरो के इक्वल लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को डायरेक्टली हम ज़ीरो के इक्वल इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखते हैं तो ये देखें
उसने खुद लिखा हुआ है कि बी इज़ यूनिफॉर्म देन आई। आप यहाँ पे कंफ्यूजन जो हो रही होगी वो ये है कि ये आई इसके इनसाइड, आई बेसिकली आप यहाँ पे बाहर इसको लेके जा सकते हैं क्योंकि बी यहाँ पे यूनिफॉर्म है, लेकिन उसने डायरेक्टली इस इक्वेशन का आंसर उसने क्या लिख दिया हुआ है, 0 लिख दिया हुआ है। लेकिन ये बेसिकली आई जो है वो इस इंटीग्रेशन से बाहर है। तो मतलब हमें फिर यहाँ पे ये पता चला कि अगर कभी किसी रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो तब उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स जो लगती है वो 0 लगती है। लेकिन अगर कभी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो उसके ऊपर कंडक्टर हम प्लेस करते हैं तो तब ही वहाँ पे फोर्स लगती है। फोर्स बेसिकली जो है वो इसके ऊपर ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वेरिएबल हो तो तब ही वहाँ पे उसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।